नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पहले तो सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत ही सुंदर पर्व है एंड सबके घरों में, सबके काम में, सबके आपकी फैमिलीज़ के साथ खूब खुशियाँ मनाएँ एंड भगवान करे इस देश में एक रक्षा कवच बना रहे, जिससे हम लोग इसी तरह से बढ़ते रहें। हमारे साथ हैं आर.एस. सर जो एक इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे अर्बन नक्सल्स। ऑल्दो हमने इसके ऊपर कई बारी बातें करी हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे होगा। जो रूरल नक्सल्स थे इफ आई मे से दैट उनका तो अभी कहीं न कहीं खात्मा हुआ है, हो रहा है। अभी रिसेंटली 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर सरेंडर करे हैं बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एंड और के भी अभी साइन्स आ रहे हैं। बट इनका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर अर्बन नक्सल्स का है, उसका क्या होगा? बात करते हैं। सर, नमस्कार। आदि आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ऐसी कामना करते हैं कि आप सब समृद्ध हो, खुश हो और जब राष्ट्र समृद्ध होगा, जब राष्ट्र खुश रहेगा, तभी समाज भी खुश रहेगा, हमारे देशवासी भी समृद्ध होंगे और खुश होंगे। लेकिन ये एक चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि कुछ लोग नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या में, ये कोई छोटी संख्या की बात मैं नहीं कर रहा, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश प्रज्वलित रहे, हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश समृद्ध हो। और वो लगातार वो भारत के टुकड़े होने की कामना करते हैं। आज हम दीपावली मना रहे हैं क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो अभी दबे हुए हैं। लेकिन दबे हुए का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो चुके हैं। और मेरा अपना मानना है कि जब तक उनको आइडियोलॉजिकली क्रश न किया जाए, हम एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि शायद हम इस तरह से दीपावली नहीं मना पाए। आपको इस बात से एतराज नहीं होना चाहिए कि जो दिवाली में हम खुशी का माहौल देख रहे हैं, जो गस्टो और इंथुजियाज्म देख रहे हैं, वो एक प्रगतिशील भारत का एक सूचक है। हम आज वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और वो साफ दिखता है, वो सड़कों पे दिखता है। वो लोगों के, जो मैंने कहा, उनके जो जिस पैशन के साथ वो अपने सेलिब्रेशंस करते हैं दिवाली का और दशहरा से, वो उससे काफी कुछ जाहिर होता है। तो आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश यूं ही प्रगति करे और आप भी इसी तरह से प्रगति करते रहे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपना जो चर्चा है उसको प्रारंभ करता हूं। देखिए आदि, 17 अक्टूबर को मोदी साहब एनडीटी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि भारत 2000 जल्दी यानी कि 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ये अब केवल 3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह चुका है, हो गया है। पता नहीं ये फिगर्स, अगर आप हार्ड कोर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी उनका प्रभाव कई जिलों में है, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो कहीं 1/3 जो डिस्ट्रिक्ट, देश के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में से ज्यादा में उनका वर्चस्व था, प्रभाव था, वो काफी कम हो चुका है और इसके कई कारण हैं। मोदी साहब ने यह भी कहा कि पिछले 60-70 सालों के बाद
पहली बार नक्सल पीड़ित इलाकों में लोग खुल के दिवाली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि नक्सल्स स्कूल नहीं चलने देते, डॉक्टर्स को क्लिनिक नहीं जाने देते, संस्थाओं को बम से उड़ा देते हैं। और उन्होंने कहा ये जो माओवादी दहशतगर्दी है या नक्सल दहशतगर्दी है, ये देश के युवाओं के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय है। और उन्होंने कहा कि मैंने, दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, कहा कि मैंने दुनिया के सामने ये पीड़ा कभी व्यक्त नहीं की थी, लेकिन आज व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में अर्बन नक्सल्स को काफी बढ़ावा मिला, उसे उखाड़ फेंकने की कोई उनकी मंशा नहीं थी और इसलिए नाकामयाब भी रहे। और उन्होंने कहा कि जो अर्बन नक्सल्स हैं उनका इतना वर्चस्व था कि वो माओवादियों द्वारा दहशतगर्दी की खबरें देशवासियों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। एक तरह से आप मतलब उस पर हेवी सेंसरशिप लगा हुआ था। वो कहते हैं कि पहले हेडलाइंस होते थे कि इतने इतने सुरक्षा बम इस बिल्डिंग को उड़ा दिया, सुरक्षा बलों को मार दिया। और उन्होंने कहा आज क्या खबरें हैं कि बस्तर में ओलंपिक्स हो रहे हैं, बस्तर ओलंपिक्स हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उन्होंने कहीं कहा कि अब वो दिन दूर नहीं कि भारत, जैसा कि मैंने पहले कहा, नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा। तो ये सब मैं सोचता हूं आदि, तो ऐसा लगता है कि देखिए समय कितना बदल जाता है और समय समय कितना बलवान होता है। मुझे याद है कि एनडीटीवी जब अपने पुराने स्वरूप में था, मैं फिर से दोहराता हूं कि मोदी साहब ये एनडीटीवी के फोरम से बोल रहे थे। और मुझे याद है कि मुझे एक बार उन दिनों में जब अर्बन नक्सल्स का कब्जा था एनडीटीवी पे और बाकी तमाम मैगजीन्स, और उसमें जब आउटलुक में 25-25 पेज के आर्टिकल लिखे आते थे अरुंधति रॉय द्वारा, वो वही वाला वक्त था। तो उन दिनों मुझे एक बार, मैं उस समय एसोसिएट एडिटर था इंडियन डिफेंस रिव्यू का, नया इशू निकलने वाला था, मैं एडिटिंग कर रहा था। और आपको मालूम है एडिटिंग थोड़ा के लिए बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं बैठा ऑफिस में कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, उसी समय मुझे फोन आया एनडीटीवी से कि सर आप आज हमारे यहाँ आएंगे एज वन ऑफ द गेस्ट, एज वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स। तो मैंने पूछा किस क्या टॉपिक क्या है, कौन सा प्रोग्राम है। तो सर वो बरखा दत्त का वो क्या वी द पीपल, कुछ इस तरह का शो आता था। मैंने बोला कि इस विषय क्या है, तो उन्होंने कहा सर नक्सलवाद। तो मैं जाना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कि देखिए आप बिल्कुल एक गलत व्यक्ति को बुला रहे हैं। आ, मेरे विचार सुनने के बाद आप मुझे नहीं बुला पाएंगे। तो बोले सर आपका क्या ये है, विचार है। तो मैंने कहा कि देखो ये सब, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, दहशतगर्द हैं, एंटी नेशनल्स हैं। तो फिर उन्होंने कुछ देर उसने आर्ग्यू किया मेरे से। एक महिला थी, मैं तो मैंने उसको समझाया
और मैंने साथ-साथ ये भी कह दिया कि तुम्हारा जो टेलीविज़न चैनल है, वो टोटली मतलब वो तो एक तरह का अर्बन नक्सल्स का, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का गढ़ है। एंड आई आल्सो सेड दैट इफ आई हैड माय वे, आई वुड पुट जेम्स प्रणॉय रॉय बिहाइंड द बार्स। मैंने ये कहा। तो और मैंने फ़ोन रख दिया। उसके थोड़े देर के बाद फिर फ़ोन आ गया। सर आप आइए सर, हम मैं बोला आई टोल्ड यू दैट आई एम द रॉन्ग पर्सन टू बी इनवाइटेड। तो उसने कहा नहीं सर, हर तरह के लोग अपने अपनी विचार होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, दैट्स ऑल व्हाट शी सेड। तो एनीवे आफ्टर लॉट ऑफ कजोलिंग आई वुड से, आई मैं गया। और उस समय दृश्य ये था कि जैसे ही मैं घुसा, उन्होंने गाड़ी भेजी थी। तो जैसे ही मैं घुसा तो ये ढेर सारे गेस्ट बैठे हुए थे और वो डिस्पेंसर से वो कॉफी लेके दे रहे थे, तो मुझे भी एक कप दिया। मैं अभी कॉफी का 2-3 सिप ही लिया था कि एक लड़का आया उधर से, कहता है सर एक्सक्यूज मी सर, आर यू RSN सिंह? हम बोले यस सर। तो मुझे कहता है सर सॉरी सर, सर डू यू माइंड सिटिंग इन द ऑडियंस? तो मैंने कहा सन ऑफ कोर्स आई माइंड, मेरा स्टेचर ऑडियंस में बैठने वाला नहीं है, तभी तुमने इतना बोल के मुझे बुलाया और मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करके आ रहा हूं कि मैं एम द रॉन्ग पर्सन टू बी इनवाइटेड। बट देन आई सेड एनी हाउ टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ? तो उसने कहा कि सर वो बरखा मैम ने ना गूगल करके आपके आर्टिकल्स पढ़े। तो बोला तो ही इम्प्लाइड कि सर मतलब वो आपके विचारधारा से बहुत विचलित है या जो भी है। तो सर आप कृपया अगर ऑडियंस में बैठ जाइए। मैं बोला देखो यार, योर चैनल स्टिंक्स और ये तुम्हारा कॉफी भी स्टिंक करता है। आई वॉज एंग्री और मैंने वहीं पे सबके सामने वो आई ड्रॉप दैट कप ऑफ कॉफी। ठीक है ना सर, दैट वाज माय रिएक्शन। फिर वहां से मैं निकलने लगा तो उन्होंने सर 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 प्लीज प्लीज अलाउ अस टू गिव यू टेक विल गिव यू अ व्हीकल सर। हम बोले आई डोंट वांट इवन अ व्हीकल फ्रॉम योर स्टिंकिंग चैनल। मैं अपने गाड़ी से मैं टैक्सी करके यहां से चला जाऊंगा। सो आई वाज वेरी अपसेट फॉर नेक्स्ट 2 years। whenever they called me I just constantly said no। ठीक है, फिर 2 साल के बाद इनके कुछ लोग मिले मुझे, तो उन्होंने कहा कि सर आपका तो बरखा से प्रॉब्लम है ना, मेरे से हम चैनल से तो नहीं, हमसे तो नहीं है ना सर। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस बात में भी थोड़ी लॉजिक है, अच्छी लॉजिक है। तब मैं जाना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए जमाना कैसे बनता है। और आश्चर्य की बात है कि आज NDTV फोरम से ही प्रधानमंत्री महोदय ने इतनी बड़ी बात कही। सो दीज आर आई मीन दिस इज हाउ नैरेटिव चेंजेस। और नैरेटिव कैसे चेंज करता है? जब आपका लीडरशिप चेंज करता है तो नैरेटिव भी चेंज करता है। तो अभी देखिए क्या है ये जो मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। 2 घटनाएं अब घटी हैं और जस्ट विद इन मैटर ऑफ डेज। एक तो प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया, दूसरा आपने पढ़ा होगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में कुछ वहां के विद्यार्थी विद्यार्थी कहे, रिसर्चर्स करें, जो भी कहें उनको, उन लोगों ने साई बाबा, प्रोफेसर साई बाबा का एक मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज किया।
और आपके दर्शकों को बता दूं कि प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, जो कि ही वॉज व्हील चेयर बाउंड, माइंड यू, लेकिन वो एक घोर मानसिकता से एक घोर नक्सल वो था। और यहां तक कि वो अपने यहां से अपने लोग भेजता था गद्रचिरौली महाराष्ट्र में नक्सलियों द्वारा उगाए हुए, मतलब टेररिज्म से उगाए हुए पैसे उनसे मंगवाता था फ्रॉम गद्रचिरौली टू दिल्ली। और फॉर व्हाट? अर्बन नक्सलिज्म को स्प्रेड करने के लिए दिल्ली में। तो उसके लिए मेमोरियल सर्विस किया गया, स्टेड इन जेल। अब बाद में आपको तो मालूम है कि कितने ज्यादा नक्सल ये सिंपैथाइजर हैं हमारी जुडिशरी में। आई हैव एब्सोल्युटली नो qualms इन सेइंग ये वाली चीज जो है मैं थोड़ा और कवर करूंगा डिटेल में आगे। तो वो जेल में रहा, फिर छूट गया, और उसके बाद उसकी थोड़े दिन के बाद मौत हो गई। तो वो एक अर्बन नक्सल का एक परफेक्ट एम्बॉडीमेंट था वो। अब क्या था कि उसके लिए मेमोरियल सर्विस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और साथ साथ शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में नारे लगाए। आपको मालूम है कि इन लोगों का 2020 के दिल्ली राइट्स में इनका क्या रोल था, ये सबको मालूम है। और माओवादियों, ये जो आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में देखा, और मुझे किसी ने बताया कि ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, इसमें मेजॉरिटी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड। I may be wrong, but this is what is that is what this is what I have gathered. तो ये जो आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में देखा, यह एक जिहादियों और माओवादियों, ये दो टेररिस्ट ग्रुप्स का सांठ गांठ का एक ज्वलंत उदाहरण है। साई बाबा का मेमोरियल सर्विस और शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में सपोर्ट में नारे लगाए गए। और ये सांठ गांठ हमने शाहीन बाग में भी देखा था। ये सांठ गांठ हमने किसान आंदोलन में भी देखा था। और ये सांठ गांठ जो है, ये हमने 2016 में ये टुकड़े टुकड़े गैंग का भी देखा था। और उसके पहले 2010 में इनका वो असली रूप हमने उस समय भी देखा था, जब 73 सीआरपीएफ सोल्जर्स वर किल्ड, और किस तरह से वो जश्न मना रहे थे। तो ये जो ये जो कीड़े हैं, ये माओवादी कीड़े हैं, अर्बन नक्सल्स, इनका फर्मेंट कहाँ होता है सर? इनका फर्मेंट है, अभी कुछ काबू में आया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, और यही यूनिवर्सिटीज हैं जहां इनका वो जो इन कीड़ों मकोड़ों का मतलब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, और वो इनका एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड है। आई एम जस्ट देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज, देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज,
In most universities, rather, I would say they are there. Anyway, तो उसका आपने ज्वलंत जो स्वरूप है इन कीड़ों मकोड़ों का, आपने आपने तो देखा एक बार नहीं, 2010 में, फिर 6 साल बाद 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को सर अर्बन नक्सल्स का गढ़ माना जाता है। और ये भी आपको बता दें कि वहीं की एक एसोसिएट डीन है, उन्होंने 13 अक्टूबर को, जिनका नाम है वैशाली भानुदास कोल्हा, उन्होंने एक कंप्लेंट दाखिल की थी कि ये लोग बिना परमिशन के ये साईं बाबा के मेमोरियल फंक्शन करने जा रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर किया गया और उसके बाद से एज एक्सपेक्टेड किए जितने आपके प्रिंट और क्या क्या मिंट शिंट, अच्छा, जो लेफ्टिस्ट अखबार है उनके, फिर दे स्टार्टेड देयर रैंटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब की दुहाई देने लगे। कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने भी इसको शर्मनाक बताया। और अगर अर्बन नक्सल का कोई अगर सबसे बड़ा प्रतीक है वो है विदेशी महिला। आदि आप देखना 2004 में ऑल दिस मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप्स दे केम टुगेदर टू फॉर्म द सीपीआई माओइस्ट। तो ये कोई मेयर कोइंसिडेंस नहीं है कि ये विदेशी महिला का पावर में आना और इनका इनका सॉलिडारिटी बनना एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई माओइस्ट। साथ साथ आपने देखा होगा कि जो इसका नेशनल सिक्योरिटी वो जो इसका वो इसने बनाया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें सब माओवादी भरे हुए थे, जितने हर्ष मंडल, अरुणा रॉय, ये वो तमाम जो थे सब छटे हुए बदमाश, छटे हुए माओवादी बड़े हुए थे। और आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों विनायक सेन, डोंट गो बाय हिज नेम, ही इज अ क्रिश्चियन, और चर्च और माओवाद का एक बहुत बड़ा एक पार्टनरशिप है। दे बोथ, देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि तुम एरिया को डिस्टर्ब करो, जो गवर्नमेंट अपरेटस है उसको दूर रखो, गवर्नमेंट इनके जिंदगी में इंटरवीन न कर पाए एडमिनिस्ट्रेटिवली और सोशली और अदरवाइज, और उस वैक्यूम में हम लोगों को कन्वर्ट करेंगे। ये गेम चलता रहा है और हमारे यहाँ के बेशरम लोग, वो भारतीय नहीं ऐसा कर सकता, वो इंडियंस जो कि मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है, जो बाहरी देश का एजेंडा चलाते हैं, जो एंग्लो सैक्सन चर्च का एजेंडा चलाते हैं, जो वेटिकन का एजेंडा चलाते हैं, जिनको जिन्होंने पहले से कन्वर्ट कर रखा है और कह रहे थे कि मुझे तो एड्स हो गया, तुमको भी एड्स हो जाना चाहिए। ऐसे तत्वों ने माओवादियों के साथ मिलके ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया। मतलब ये सॉरी, ये इन्होंने साठगांठ की। सो जिहादी, चर्च और माओइस्ट, ये तीनों की गठजोड़ बनी। तभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार बहुत सा, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लोग खुल के दिवाली मनाएंगे।
और ऐसे तत्व मैंने कहा, इनको कभी शर्म नहीं आती कि ग्राहम स्टेन्स, एक थर्ड रेट कंट्री ऑस्ट्रेलिया का आदमी, हिंदुस्तान में क्या कर रहा था। दो इटालियन टूरिस्ट, एक पाओलो जो था वो क्या इंडिया में कर रहा था। आपको मालूम है लक्ष्मानंद सरस्वती की जो हत्या हुई थी उड़ीसा में, वो इट वाज द हिंदू माओइस्ट वर्सेस द क्रिश्चियन माओइस्ट। यही चीज हमने एलटीटी में देखा था सर। जब एलटीटी का फिनोमिनन चल रहा था तो सबने यही कहा कि ये एथनिक एथनिसिटी का इशू है, लैंग्वेज का इशू है, वो उसका। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये चर्च का कितना बड़ा इशू है। और जैसे ही वो ट्रिंकोमली कार्डर्स को स्प्लिट हो गया, जो हिंदू कार्डर्स थे, जो कि इनके लिए लड़ते थे, ये क्रिश्चियंस के लिए, उसको स्प्लिट किया, इट कोलैप्स्ड। और वही उसी का सो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आंध्रा में ये एक दो आंध्रा में जो सॉरी तेलंगाना में जो माओइस्ट जो है वो एलटीटी को ट्रेनिंग पहुंचाते थे। उनसे हथियार लेते थे एलटीटी से ही। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि पवन खेरा ने की है बड़ा। हाँ, तो मैं बिना एक्सेंट की बात कर रहा था, क्रिश्चियन था, कहने को पेडिट्रिशियन था, कभी उसने एक पेशेंट जिंदगी में नहीं देखा। वो छत्तीसगढ़ में जाके वहां पर यही उल्टा पुल्टा काम करता था। राज्य सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, और राज्य सरकार को गिरफ्तार करने के बाद कैन यू बिलीव कि जब उसका ट्रायल चल रहा था रायपुर में कोर्ट में, तो यूरोपियन कमीशन के बंदे उसके ट्रायल्स को देखने आ गए, और इस विदेशी महिला ने उसको परमिट किया। और यही नहीं, जब उसको बेल मिल गया तो उसको प्लानिंग कमीशन के एक हेल्थ कमेटी का उसको मेंबर बनाया। तो ये इसकी विदेशी महिला इज द बिगेस्ट नक्सल। आई मीन इसके टाइम में जितना नक्सल वाद पनपा है, बट इसका जो वो था, was the प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेम सेक मनमोहन सिंह, वो अमेरिकन कैंप का आदमी था, ही वॉज फॉस्टेड बाय द अमेरिकन। तो उससे वो इसके खिलाफ था, बट ही कुडंट डू मच बिकॉज देयर वाज अ वेरी टेनुअस अरेंजमेंट बिटवीन द टू, ब्रोकर्ड बाय आउटसाइड पावर्स। तो सरदार जी ने तो बोल दिया था कि मतलब माओइज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री। बट उसकी जो मालकिन थी मनमोहन सिंह की, वो अपना पूरा खुल के एजेंडा चलाती थी। वो मतलब इन एजेंडा खुल के चल में शी परस्यूड इट इन अ मर्डरस वे, इफ आई मे से सो। तो अभी क्या है सर कि आयशा ने अपने जो उनका जो आयशा का जो पत्र निकलता है, दैट इज द स्टूडेंट विंग ऑफ माओइस्ट, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने भी इसके कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और वो आखिर में वो लेटर आप पढ़ेंगे तो उसमें आखिर में लिखा हुआ है कि इंटेलेक्ट, मार्क द वर्ड्स, इंटेलेक्ट, डिसेंट, रिमेम्बरेंस कोई क्राइम नहीं है। तो आपके दर्शकों को ये मैं बता दूं कि अ, ये जितने आप देखोगे ये लेफ्टिस्ट और जैसे जिहादी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्ट, वो मदरसा वाला इंटेलेक्ट।
ये बड़े इंटेलेक्ट को, मतलब ये अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी लोग मानते हैं, और ये सारा अपना जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, ये इंटेलेक्ट के गार्ब में ये करते हैं और व्हाइट कॉलर टेररिज्म चलाते हैं। और इंटेलेक्ट जो आदमी, एक बार उसका आपने कह दिया मैंने किताब लिखी है, मैं उसमें आया हूं, मैं झोला लेके घूमता हूं है, लेकिन दाढ़ी बढ़ा के चलता हूं, मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में मतलब बायर चलता हूं, वो भी होना चाहिए। तो ये गार्ब ऑफ इंटेलेक्ट में ये जितने इनके जो मर्डरस प्रोक्लिविटीज है, उसको ये कंसील करते हैं। और क्योंकि ये दे आर इन द गार्ब ऑफ इंटेलेक्चुअल दीज क्रुक्स, ये क्या होता है कि ये समाज में, इकोसिस्टम में, और जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके लूपहोल्स को ये बहुत इजीली उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और करते रहे हैं। आपको तो मालूम है, ये दो तीन वकील आप जानते हैं, दो तीन का मतलब दो तो कोई कई ऐसे वकील हैं, लेकिन टू थ्री आर वेरी, आई मीन हु हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग दिस लूप होल इन आवर एंटायर apparatus, जुडिशियल apparatus, एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus। तो ये गार्ब ऑफ इंटेलेक्ट में ही ये अपने एंटी नेशनल एक्टिविटी को ये जस्टिफाई करते हैं, उसको सही ठहराते हैं। देखिए क्या है सर कि ये, अगर मेरी मानिए, तो ये अर्बन नक्सलिज्म जो है, ये एक मानसिक बीमारी है। ये एक मानसिक बीमारी है, और ये एपिडेमिक प्रोपोर्शंस का है। ये चाइना से केवल कोविड नहीं आया था सर, चाइना से ये माओइज्म और ये नक्सलिज्म का एपिडेमिक भी आया था। आपको तो मालूम है कि 1967 में जब नक्सलबाड़ी में हुआ, वहां से नक्सल का इसका नाम पड़ा। उसमें क्या हो रहा था चाइना में? चाइना में उस समय कल्चरल रिवॉल्यूशन चल रहा था, और ये सारे इंटेलेक्चुअल्स को माओ जो है वो मार रहा था। सारे कोई भी डिसेंट करता था उसको उसको लटका रहा था। और ये वहां अगर वो नहीं हुआ होता चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन, तो यहां ये भी नहीं हुआ होता। तो ये देखिए अर्बन नक्सल्स का, आपको ये किसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं? ये कन्हैया को इंटेलेक्चुअल। कन्हैया जो कि 5 साल, मतलब जिसने जेएनयू को, मतलब ही वॉज देयर स्टडिंग फॉर एवर, 3 साल में भी ये डॉक्टरेट नहीं कर पाया। और जो प्रोफेसर और लेक्चरर, सॉरी प्रोफेसर, इसका जो गाइड था, वो इसके भाषण पे ताली मत बजाता, लेकिन नालायक वो प्रोफेसर इसको कभी पीएचडी नहीं कंप्लीट करवा पा रहा था। दिस इज द फेस ऑफ अर्बन नक्सल्स। दूसरा, विद द ease that he transitioned from being a टुकड़े टुकड़े गैंग टू कांग्रेस पार्टी। तो मैंने क्या गलत बोला कि विदेशी महिला जो है वो सबसे बड़ी नक्सल है? और ये सब दे आर ऑल लिंक्ड। वो आप देख रहे थे ना जेएनयू में कैसे डफली बजा रहा था और कैसे कैसे एक्शन करके वो द गाइस, आई मीन दीज आर टोटल साइकोस। जहां तक ये डिसेंट की बात है, ये ऐसा डिसेंट की बात कर रहा है, तो सर माओइस्ट का डॉक्ट्रिन क्या कहता है? माओइस्ट का डॉक्ट्रिन, ये डिसेंट की बात कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं,
माओइस्ट डॉक्ट्रिन कहता है स्टेट अपरेटस और इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो, स्टेट पर कब्जा कर लो। ठीक है, ये संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जन अदालतें लगाते हैं, और जन अदालत में न कोई वकील, न अपील, न दलील, बस चार्ज लगाए जाते हैं और सारे पब्लिक के सामने ये जितने डिसेंट करने वाले हैं उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सलमान जुदुम क्या था सर? सलमान जुदुम भी एक डिसेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन था। सलमान जुदुम वो लोग थे जो माओवादियों के द्वारा पीड़ित थे, जिनको इन माओवादियों ने कभी दिवाली नहीं मनाने दिया, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और एक बड़ी संख्या थी। आई वॉज अ मेंबर ऑफ द एमएचए टीम दैट टाइम, टू स्टडी द नक्सल्स। हमारे साथ दो तीन और क्लॉस के भी लोग थे उसमें। हमने पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हम वहां गए। आपके जो छत्तीसगढ़ के इलाके जो है, ये गद्री चरोगली इलाके में हम गए। वहां पे हम हमने विजिट किया वहां भी, जो आपके इसके जो कैंप्स है सलमान जुदुम के, और उनकी हमने पीड़ा सुनी, उनकी व्यथा सुनी हमने। वो कभी माओवादियों से सलमान जुदुम वाले नहीं हारे, उसको आपके स्टेट ने हरवाया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने हरवाया। और वो जिसने उनको हरवाया, जिसने दोबारा उनको आग में झोंका, वो अभी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट था आपका, इंडिक अलायंस का, इंडियन जो भी है। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो ये हमने जब दौरा किया सर, आई रिमेम्बर कि झारखंड में वी मेट द डीजीपी दैट टाइम, और उसने एक बहुत बात उन्होंने कही कि देखिए उसमें बड़ा वो सिचुएशन बड़ा सीरियस था झारखंड में। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में एक काउंटर माओइस्ट टेरर का एक काउंटर निकला, ठीक है ना, रणबीर सेना या जो भी, कहता है कि उससे काफी कुछ थम गया, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। लेकिन बाद में, दैट वाज व्हेन आई वाज वी वर कैरिंग आउट दिस स्टडी, लेकिन बाद में वहां भी तृतीय प्रस्तुतिकरण क्या इस तरह से सेना बनी, तो उसके बाद से भी वहां भी काफी फर्क पड़ गया। तो जब आप मतलब कोई एक विचारधारा ही हावी हो जाए, तो क्या उसको उसको डिसेंट करने का, उसको फिजिकली कंटेस्ट करने का हमारा कोई हक नहीं बनता है? हमको अपनी जान बचाने का कोई हक नहीं है? तो ये देखिए सर कि ये यूनिवर्सिटीज में जीएन साई बाबा के ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का। सिटीज में जीएन साई बाबा जैसे लोग होते हैं, वहां छात्रों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। लेकिन ये जो अर्बन नक्सल्स है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये स्कूलों में मोस्ट अफेक्टेड एरियाज में स्कूलों को नहीं चलने देते ये लोग। क्यों? कि शिक्षा होगी, तो शिक्षा होगी तो ब्लू कॉलर जो टेररिस्ट है, जो जो ब्लू कॉलर क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट कहिए, उनको तैयार करना
उनको नर्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहां बिजली नहीं पहुंचने देते। आई रिमेम्बर कि जब हम वहां पे छत्तीसगढ़ गए थे, तो वहां के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हमको बोला कि हमने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ये हमने कुछ पाइलन्स लगाए थे कि जो नक्सल इफेक्टेड एरियाज है वहां डेवलपमेंट हो, बिजली पहुंचे। कहते हैं ये नक्सली लोग ये क्या करते थे, दे एडॉप्टेड अ वेरी नॉवल मेथड। ठीक है। और उसके चारों तरफ लकड़ी स्टैक कर देते थे, जंगल से लकड़ी काट के और उसको आग लगा देते थे, जिसके कारण वो जो पाइलन जो है वो बेंड हो जाता था। सो दिस इज द ट्रू फेस ऑफ द नक्सल्स। ठीक है सर। कि ना ये डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, ना ये चाहते हैं कि लोगों का मतलब जो बाकी जो मेन स्ट्रीम है उसमें लोग आए। तो अर्बन नक्सल्स जो है, ये मीडिया इनकी बहुत पहुंच है, आपको तो मालूम है। और ये जो रूरल एरियाज में या जो जंगल्स में जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उसमें ये मीडिया से ये जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उससे ये दूर रखते हैं, क्योंकि जब मीडिया का इन्फिल्ट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन होगा, तो इनका मानना है कि उसके उससे इंडोक्ट्रिनेशन और भी मुश्किल हो जाएगा। कोई भी काउंटर नैरेटिव से ये बहुत घबराते हैं। ये जितना ये बंदूक से नहीं घबराते हैं, ये इतना काउंटर नैरेटिव से ये घबराते हैं। क्योंकि इनका सारा इनका जो ये टेररिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा। तो आप इसका थोड़ा डायकोटमी देखिए इनका, एंड लुक एट द डबल स्टैंडर्ड्स। अर्बन नक्सल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहां पे एक इनका इकोसिस्टम है, वहां पे जजेस हैं, लॉयर्स हैं, हर दूसरे दिन जगह आप तो देखते हैं वो खड़े रहते हैं। और ये अर्बन नक्सल्स के लिए है। आपको ऊपर से बिल्कुल वो काली कोट और वो उसी तरह से दिखते हैं, लेकिन अ, उनकी विचारधारा वही है, एंटी नेशनल विचारधारा वाले लोग हैं। तो अर्बन नक्सल्स के लिए तो एससी है, एचसी है, ये है पूरा आपका लीगल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं। और रूरल नक्सल्स के लिए सर जन अदालत। ठीक है सर। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे कि लोअर जुडिशरी में अगर एक तुलना करें आप, तो लोअर जुडिशरी में ये अर्बन नक्सल्स आपको मिलेंगे। और इसका कारण क्या है, आई एम टॉकिंग इन रिलेटिव टर्म्स। और इसका कारण क्या है कि जो लोअर जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है या रिक्रूटमेंट होता है, वो एग्जाम पे होता है। तो बिकॉज देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो लोग हैं उसको अपने यूथ में ये सब उल्टा पुल्टा काम करने को उनको कोई फुर्सत नहीं होता है। लेकिन हायर जुडिशरी में आपको जजेस भी मिलेंगे, लॉयर्स भी मिलेंगे। अब ये जजेस तो कोई कंपटीशन से आते नहीं है। ये नक्सल विचारधारा से प्रभावित कभी छात्र रहे होंगे, उसका प्रभाव जब ये लीगल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी होता, उसमें भी जारी सच गाइस। और फिर वो जब वो बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज, बन जाते हैं, तो वही विचारधारा उनको कंटिन्यू रहता है।
So they have never spent their, time exerting for something, for their position. तो इसलिए आप देखोगे कि और आपके अगर एक हाई कोर्ट में 3-4 जज भी ऐसे हो गए इस विचारधारा के, और एक सेट ऑफ एक लॉयर्स आ गए, तो पूरा आपका इकोसिस्टम बन गया। और वही इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा है। और वैसे आपको याद होगा, डू यू नो दैट देयर वाज अ जज कॉल्ड बीके कृष्णैयर। तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो लोग उनकी दिहाई देते थे, ऐसे अंग्रेजी बोलता है, ऐसे अंग्रेजी बोलता है, उसकी अंग्रेजी यहाँ कान से निकल जाती है, कुछ सर के ऊपर से निकल जाता है, ऐसी ऐसी कहानी। दैट फेलो वाज अ डाई हार्ड कम्युनिस्ट। ये सर वो पहले एक केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में वो मंत्री रह चुका था वो, और फिर पॉलिटिक्स छोड़ के ही बिकेम अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब वो सोचो, वो आदमी की विचारधारा कहीं क्या इवेपोरेट कर गई होगी क्या। तो ये इनका इकोसिस्टम है। और आपके दर्शकों को बता दूं कि इसलिए माओइज्म के दो रूट्स हैं, एक अर्बन नक्सल रूट और एक रूरल रूट, जंगल रूट, जो भी हिंटरलैंड रूट, जो उसको नाम दे दीजिए। अर्बन रूट में, ये अर्बन रूट जो है, इसमें एकेडमिया है, इसमें आपके जुडिशरी के लोग हैं, इसमें मीडिया के लोग हैं, इसमें आपके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, यू नो जर्नलिस्ट, ये सब अर्बन रूट वाले, अंग्रेजी बोलने वाले। और एक दूसरा है रूरल रूट। अब रूरल रूट में क्या है, इसमें बॉम्ब है, बंदूक है, मर्डर है, दहशतगर्दी है, ठीक है, बंदूक, दहशतगर्दी, जन अदालत, इस रूट में ये है। और अगर इसको आप हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था से देखें, तो इसमें एक पार्लियामेंट्री रूट है सर, एक सेमी पार्लियामेंट्री रूट है, और एक विपक्ष वाला रूट, आर्म्ड रूट जिसको हम कहें। पार्लियामेंट्री रूट सीपीआई एम, सेमी पार्लियामेंट्री रूट सीपीआई एमएल, आईसा, और आर्म्ड रूट रूरल माउस, या जिसको ये सीपीआई माउस जिसको आप कहें। सो पार्लियामेंट्री रूट सीपीआई एम, सेमी पार्लियामेंट्री रूट सीपीआई एमएल एंड आईसा, और जो आर्म्ड रूट है सीपीआई माउस। ये सब एक ही जगह पे कन्वर्ज करते हैं। अगर आप सीपीआई माउस का 2007 का पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट देखें, तो वो क्या कहते हैं कि हमने लिबरेटेड जोन पहले रूरल एरियाज में तैयार करने हैं, यू हैव टू एस्टैब्लिश लिबरेटेड जोन्स, और फिर सिटीज को एनसर्कल करना है कंट्री साइड्स। दे टॉक अबाउट लिबरेटेड जोन्स। और ये लिबरेटेड जोन्स बनाने वाले कौन है सर? हु इज द ब्रेन बिहाइंड इट? ये लिबरल जोन्स में रहने वाले अर्बन नक्सल्स, वो लिबरल जोन्स में रह के वो लिबरेटेड जोन्स बनाते हैं।
दे क्रिएट द इकोसिस्टम, वो पूरे सिस्टम को आपके उसको मैनिपुलेट करते हैं, आपके पॉलिटिक्स के, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके जुडिशियरी को, वो सबको मैनिपुलेट करते हैं। और उसको इसीलिए आप देखोगे कि जैसे ही कुछ होता है तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो लिबरल जोन्स में जो रहने वाले हैं ना, अगर माओवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है हिंटरलैंड में, तो ये सब हाय 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 करना शुरू कर देते हैं। तो सर ये क्या है कि आपको ये भी बता दूं मैं कि ये माओइज्म और मिनरल्स का बहुत गहरा रिश्ता है। आखिर छत्तीसगढ़ की स्ट्रांग होल्ड क्यों है सर? दैट फॉर रीजन फॉर द एंटायर ट्राइबल बेल्ट, जिसको सो कॉल्ड ट्राइबल बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्यों आपने वहां पर बनाया? क्योंकि दैट इज, वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट मिनरल वेल्थ वहां पे है। आपको छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, इस इलाके में 20% ऑफ द कंट्रीज टिन इज इन छत्तीसगढ़। 20 sorry, 36% of the country's tin, 20% of the iron ore, 18% coal, 4% diamond. ठीक है? And there is a very significant deposit of rare earth as well. तो इसकी अहमियत क्या है? हाउ इट फीड्स एंड द सिम्बोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल्स एंड माओइज्म, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। और इसमें विदेशी महिला का जो रोल है, आपको तो मालूम है कि महेंद्र कर्मा और बीसी शुक्ला, ये दोनों कांग्रेस के लीडर्स थे। सलमान जुदुम तैयार करने में महेंद्र कर्मा का एक बहुत बड़ा रोल था। बीसी शुक्ला का जो परिवार जो है उस एरिया में काफी उनका वर्चस्व रहा है, वो जगदलपुर के इलाके में। ठीक है? इनकी, आपको मालूम है किस तरह से इनकी कॉन्वॉय को एम्बुश की गई और किस तरह से महेंद्र कर्मा को मारा गया। Once he was killed, I mean, he was stabbed several times. Even after people danced on his, people nahi, the woman cadre, they danced on his dead body. चारों तरफ वो अभी भी you can Google and see the, you know, photographs उसके निकाल सकते हैं कि they are dancing around his dead body. जो बच्चा रेडियो सेट हैंडल कर रहा था, he was just 10 years old. ठीक है सर? तो ये है फेस। What Maoism has done is that they have brutalized women and children. ठीक है सर? और मैं आपको वही नहीं किया है, मिनरल्स की बात फिर थोड़े देर में मैं करूंगा। एक वहां पे वो बाबा आमटे नाम का एक व्यक्ति था, उसका बेटा वैसेक्टोमी ऑपरेशंस करता था अर्बन का, ये रूरल नक्सल्स के ऊपर में। कि क्या होता था कि इनका आपस में अफेयर हो जाता था तो बच्चे बच्चे पैदा हो जाते थे, सो दे वुड लैप्स इनटू नॉर्मल लाइफ, यू नो, लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि चलो न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, तो वो उसको वैसेक्टमी के ऑपरेशंस करवा देते थे जबरदस्ती में, और वो करता था वो चर्च का। ठीक है सर? तो ये माइनिंग का आखिर क्या मतलब क्या सिम्बोसिस, सिम्बोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बोसिस है दोनों में। जो आदमी, जिस पर सबसे ज्यादा शक था इस बीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा के असैसिनेशन के ऊपर में, उसको विदेशी महिला ने, वहां उसका नाम था कवासी लखमा, उसको वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना दिया। सो ऑल माइंस केम अंडर हिम। कांग्रेस पार्टी में
Not even a dog shed tears. Probably dogs may have done, but none of these, people shed even a tear for the assassination of those two. इनफैक्ट उसके तुरंत बाद ये जो आपको Raj Babbar was conversing there and he said that Maoists are revolutionaries. So as for him, matlab, the killing of Mahendra Karma and B.C. Shukla was carried out by, I mean, that's what he implied by revolutionaries. He must have been asked to say so. तो ये है कि इसी ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां तो अब मोदी साहब ने बिल्कुल सही कि 60-70 साल तक इन्होंने न दिवाली मनाई है, न होली मनाई है, न कुछ भी मनाई है, केवल खून से होली मनाई और पटाखों के के की जगह पर वहां बॉम्ब चलते रहे। माननीय जज साहब लोग को पोल्यूशन के लिए तो इतना यह है कि पटाखों के, अरे असली बॉम्ब का भी तो देखो वो समाज में किस तरह का उथल पुथल है। तो सर ये अब भविष्य क्या है? भविष्य क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? अभी बहुत सारे सक्सेस मिले हैं, खास करके रूरल नक्सल्स के खिलाफ। लेकिन क्या ये सक्सेस क्या टेम्पररी है? ये क्या ये नक्सलवाद के इसमें केवल एक वो है, एक पॉज है? मुझे अपना मानना है, मेरा अपना जो विश्लेषण है कि नक्सलवाद अब नया रूप लेगा। नया रूप इसलिए लेगा क्योंकि एक सोशल मीडिया अब आ गई है सर। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया से इनको ये वंचित रखते थे रूरल से, और अर्बन नक्सल्स इसको एक्सप्लॉइट करते थे, अब सोशल मीडिया है जो काउंटर नैरेटिव दे रही है। ऐसे इकोसिस्टम में ये अपने आप को माओवादी न बोल के ये कुछ और ये कहना शुरू करेंगे। सिटीजन्स फोरम बना देंगे, जिस तरह से लश्कर ए तोयबा द रेजिस्टेंट फ्रंट बनाता है उस तरह से कोई और नाम दे देंगे। और उसका स्वरूप हमने देखा। जो मैं बात कह रहा हूं वो बिल्कुल वो पूरा जो अन्ना एजिटेशन था वो अर्बन नक्सल्स का था। उसी तरह से जो आप जेन जी देख रहे हैं वो भी एक तरह से अर्बन नक्सल्स का है। दोनों में कॉमन क्या है? एक उस समय एसएमएस का वो था, एसएमएस से मोबिलाइजेशन हुआ था अन्ना वाले में, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, सारी दुनिया अन्ना। पता नहीं कहां वो अन्ना कहां पे अभी है। और जो नेपाल में आपने देखा, जो बांग्लादेश में देखा, वो भी एक तरह का ये है जिहादिज्म। और उसका एक इट्स सबके बीच में अगर कोई चीज कॉमन है और दैट इज द सोशल मीडिया। यही नहीं, पूरे देश में, पूरे पूरे दुनिया में जो हो रहा है, तो ये इसका स्वरूप बदल जाएगा, टेक्निक बदल जाएंगे। और जिस तरह से हथियार जो वॉरफेयर जो बदला है, वॉरफेयर में बदलाव के साथ आप देखेंगे कि नक्सल्स का जो आर्म्ड रूट है उसके भी तरीके बदल जाएंगे, वो भी बदल जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई एंड्योरिंग सोल्यूशन निकले इसका, तो आपको आइडियोलॉजी को क्रश करना होगा। इस आइडियोलॉजी को क्रश करना होगा। और उसमें कोई ये नहीं है
जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं, दे आर वेरी अपफ्रंट अबाउट देयर आइडियोलॉजी। तो हमारे जैसे जो नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, हमको भी बिल्कुल अपफ्रंट होना होगा। कोई जगह नहीं है, राष्ट्रवाद विचारधारा किसी और विचारधारा के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। इट्स दैट सिंपल एज दैट। ये देश रहेगा तो दिवाली मनेगी ना सर। इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद के साथ कोई विचारधारा को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जो लोग मेरे से सहमत नहीं है, मुझे सुनना बंद कर दे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त रखता हूं। सभी दर्शकों को फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ये तो एक, आई मीन आई कॉल इट अ डिजीज विच इज ऑनगोइंग। एक 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 बीमारी ये साइकोज है सर, ये साइकोज। सर। और मैंने आपको एक और बात बता दूं कि आदि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो था ना, पहले जो 2010 में वो वो जब वो 73 सीआरपीएफ सोल्जर्स मारे गए थे, दे गॉट अवे विथ इट, दे गॉट अवे विथ इट। उसके बाद उनको वो नेचुरली फिर 6 साल के बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हुआ। टुकड़े टुकड़े ये सब फ्लोट किए जा रहे थे जेएनयू में विद द कॉन्फिडेंस की एक लार्ज, उनको ये मालूम है ये बात कि भारत के अंदर में एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सब्सक्राइब करती है, जिनके साथ इमोशनल कनेक्ट है। तो ये सब चीजें एक ट्रायल बलून की तरह ये विदेशी महिला और उसके बेटे ने इसको फ्लोट किया कि क्या जिहादिज्म, माओइज्म और ये तमाम जो एंटी इंडिया जो तत्व है, वो मतलब कितना इनका अपील है, वो उसके लिए फ्लोट किया गया था। वरना पता नहीं अगर ये चाइना में अगर ये किया होता इस तरह का काम, या कई और देशों में, तो इनका क्या हश्र हुआ होता। लेकिन वही कन्हैया आज इलेक्शन लड़ रहा है। वो बेशरम, उसको सपोर्ट करने वाले बेशरम, वो एंटी नेशनल, उसको सपोर्ट करने वाले एंटी नेशनल। तुम अगर एक ऐसे आदमी को अगर समर्थन दे सकते हो जो कहता है कि भारत मतलब अपनी मां के टुकड़े करना चाहता है, तो मैं समझ गया कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर दैट। एंड सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।